स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते थे। कूलम्स लॉ भी चार्जेस का एक फिनोमेना को डिस्कस करता है कि दो जब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान कितनी फोर्स होगी और उसकी नेचर कैसी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब समझ लें ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पे प्लस है एक में नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। और अगर ये सेम चार्जेस हो तो उनके दरमियान रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ये तो पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अगर कोई और बड़ा मैस हो, मतलब जिसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स हो, और उसके अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो एज अ होल बॉडी प्लस हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो एज अ होल नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसी चार्ज बॉडीज के दो बॉडीज के दरमियान फोर्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, तरीका है, वो कूलम्स लॉ में है। और 1784 में फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स डी कूलम ने इसको पेश किया था। अब ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान फोर्स को तो हम मालूम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर ये चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पॉइंट होने चाहिए। शर्त है पॉइंट, इनका पॉइंट होना लाजमी है। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब पॉइंट का क्या मतलब है, समझ लें आप ये एक खड़े हैं आप, और आपके सामने एक रोड है। रोड पे दो गाड़ियां हैं, ये गाड़ी एक गाड़ी ये है। करीब से तो आपको गाड़ियां बड़ी बड़ी नजर आएंगी और वाज़ेह नजर आ रही होंगी, और बड़ी बड़ी गाड़ियां। जब समझ लें ये गाड़ियां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जब मूव करेंगी तो एक वक्त आएगा कि ये इतनी दूर चल जाएंगी एक दूसरे से, इतनी दूर चल जाएंगी कि एक गाड़ी आपको पॉइंट फॉर्म में लगेगी और दूसरी भी पॉइंट लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो दूर हो जाएंगी। आप उधर ही खड़े हो ना, तो गाड़ियां दूर से नुक्ते की फॉर्म में लगेंगी, बहुत छोटी छोटी लगेंगी, तो उस टाइम वो पॉइंट नजर आएंगी, पॉइंट। और अगर जो चार्जेस हैं, समझ लें एक प्लस चार्ज है ये और एक नेगेटिव चार्ज है ये, गोल बॉडी के ऊपर एक चार्ज है, एक स्फेरिकल बॉल है उस पर प्लस चार्ज है, ये इतनी दूर हो जाए कि पॉइंट की फॉर्म में जब नजर न लग जाए ना, पॉइंट की फॉर्म में, तब कूलम्ब लॉ अप्लाई होगा और हम दोनों के दरमियान फोर्स मालूम कर सकते हैं। इसकी वजह क्या, हम पॉइंट चार्जेस ही क्यों चुनते हैं? इसकी वजह यह है, ये एक बॉडी है जिसपे है प्लस चार्ज और ये है एक बॉडी जिसपे है नेगेटिव चार्ज। जब इनके दरमियान हम फोर्स मालूम करेंगे तो ऑब्वियसली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी मालूम किया जाएगा, आर, जब हम मालूम करेंगे। लेकिन जब हम मालूम करेंगे तो हम कैसे कंसिडर करेंगे इनके दरमियान का डिस्टेंस? और हमें यह भी नहीं पता कि एक चार्ज की शक्ल कैसी होती है। चार्ज एक बॉडी के पास जादुई ताकत आ जाती है, हमें ये नहीं पता कि वो है कैसी शक्ल, चार्ज ऊपर लिपटा हुआ है या फिर चार्ज एक मैस के अंदर शामिल होता है, हमें नहीं पता। तो हम सेंटर से लेंगे या इधर से लेंगे डिस्टेंस, या कहाँ से लेंगे, या इस साइड से डिस्टेंस लेंगे, यहाँ तक लेंगे या फिर यहाँ तक लेंगे, नहीं समझ आ रहा होता। तो कूलम्ब ने कहा कि हमें तो पता नहीं है चार्ज है क्या चीज़, तो उसने कहा कि चार्जेस अगर पॉइंट हो ना, कि इतने दूर हों कि वो नुक्ते की फॉर्म में नजर आए, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंट को पॉइंट से मिला दो, हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। आसानी के लिए सिर्फ कूलम्ब लॉ ने पॉइंट चार्जेस को इस्तेमाल किया है। दूसरे होते तो फिर हमें शेप का समझ नहीं आ रही थी और कहाँ से डिस्टेंस लेते। वो तो न्यूटन्स के लॉ में, ग्रेविटेशन के लॉ में होता था कि दो मैसेज के दरमियान जब हम ग्रेविटी की फोर्स को मालूम करते थे तो उनके सेंटर को मिलाते थे, लेकिन वो तो मैसेज थे, ये तो चार्जेस है। ओके, अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आप सोच रहे होगे कि चार्जेस इतने दूर होने चाहिए कि वो पॉइंट के फॉर्म में नजर आए, तो इस तरह तो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा करना पड़ा होगा और फिर जाके हमें कूलम्ब लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो अजीब हो जाएगा। लेकिन असल में रियल लाइफ में जो चार्जेस होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि जैसे एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपने फोर्स निकाली है, वो इतने छोटे होते हैं कि हल्का सा भी डिस्टेंस हो, चंद माइक्रो मिलीमीटर सेंटीमीटर इनका भी डिस्टेंस हो ना, तो वो पॉइंट बन जाते हैं। वो इतने दूर हो जाते हैं कि वो पॉइंट की फॉर्म में नजर आने लग जाते हैं। तो इस तरह कोई मुश्किल काम नहीं है, हल्का सा भी डिस्टेंस हो ना तो हमें वो चार्जेस पॉइंट ही बन जाते हैं। तो आप जब आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें वैल्यूज सेंटीमीटर वगैरह में ही होती है। पहली शर्त समझ आ गई, पॉइंट होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है, फोर्स को फाइंड करने के लिए दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान स्टेशनरी होने चाहिए चार्जेस, स्टेशनरी रुके हुए। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं तो चार्जेस भी रुके होने चाहिए। और अगर आपको इसकी रीज़न बताना चाहूँ, ये है कि एक चार्ज जब रुका होता है उसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एरिया जहां तक वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, अब वो अगर वो चार्जेस मूव करने लग जाए तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बी से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो दो
फील्ड्स एक वक्त में आ जाएंगी, जिसकी वजह से दोनों फील्ड्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले स्टेशनरी चार्जेस को कूलम लॉ में डिस्कस करते हैं और मूविंग चार्जेस को ओम्स लॉ में डिस्कस करते हैं, ताकि दो फील्ड्स को अलग अलग डिस्कस किया जाए। इस तरह तो प्रॉब्लम हो जाएगी दो फील्ड्स का एक साथ आना। ओके, समझ आ गई कि कूलम्स लॉ किन चार्जेस को इस्तेमाल करता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन के बारे में, कि फोर्स की मैग्नीट्यूड वगैरह, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह। जब हमारे पास समझ लें ये एक पॉइंट चार्ज है Q, ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये है Q2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है, डिस्टेंस है R। अब Q1 इसको समझ लें ये दोनों सेम चार्जेस हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये इसको रिपेल कर रहा है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है इनके दरमियान, और ये इसको रिपेल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमें पता लगती है कि कूलम फोर्स इट इज नॉट अ सिंगल फोर्स। ठीक है, इट्स अ म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल है ये। तो सिंगल नहीं है, ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से लगती है। अगर Q1 Q2 पे लगाता है तो Q2 Q1 पे भी लगाता है। अगर दोनों समझ लें ऑपोजिट होते हैं, ये प्लस होता ये नेगेटिव होता, तो ये इसको अट्रैक्ट करता और वो भी उसको अट्रैक्ट करता। तो म्यूचुअल फोर्स है, दोनों तरफ से लगती है। और हम इन दोनों में से एक फोर्स को मालूम कर लें तो दूसरी उसके बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो हम सिर्फ एक की मैग्नीट्यूड निकाल लें, हमें दूसरे की मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगी। तो कूलम लॉ एक हम निकालते होते हैं, एक ही फोर्स निकाल लेंगे तो हमें खुद ब खुद दूसरी पता लग जाएगी। और उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो हम एक आगे टॉपिक आएगा कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म, उसमें हम डिस्कस करते हैं। सो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये चार्ज Q1 ये Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस R, और ये जो फोर्स लगा रहा है समझ ले एक फोर्स है ये एक ही। ओके, जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता लगा कि ये जो फोर्स है ना इनके दरमियान, ये बढ़ रही है इनके मैग्नीट्यूड के, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को बढ़ाने से। मतलब अगर इन दोनों के चार्ज को हम बढ़ा देना तो फोर्स भी बढ़ रही है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट के जरिए पता लगा कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस R है इसको हम बढ़ा दें तो फोर्स कम हो रही है, तो इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ऐसे कम हो रही है कि अगर हम डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दें तो फोर्स 4 गुना कम हो रही है, तो इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है। हमने इन दोनों को मिला देते हैं और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू K Q1 Q2 आवर R²। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर, अच्छा, कूलम लॉ का हमें जो फॉर्मूला मिला था एंड में वो ये बना था इसका, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है ये मैग्नीट्यूड्स हैं चार्जेस की, ये फर्स्ट पॉइंट चार्ज की, ये सेकंड पॉइंट चार्ज की, और ये डिस्टेंस है। और ये जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो अट्रैक्टिव भी है या रिपल्सिव भी है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्जेस, ये इसे हम कूलम फोर्स कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट हमने लगाया ना प्रोपोर्शनैलिटी का, इसे हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट। अब कूलम कांस्टेंट को देखते हैं ये है क्या। कूलम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब देखते हैं इनकी वैल्यूज कैसे, K की वैल्यू कैसे आएगी। 1 तो 1 पता है, 4 पता है, पाई इसकी वैल्यू भी पता है आपको 3.14। इन दोनों की वैल्यूज क्या है और ये है क्या, इसे हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है, और इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, और ये जो है ना, ये तो इनके नाम है असल के, इस इधर यहाँ ये किस तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। असल में जो सिंबल है इसका नाम होता है एप्सिलॉन। जो ये जो सिंबल है ना इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है सर्कल को हम नॉट कहते होते हैं, और ये R है, ये एप्सिलॉन R है, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट है इसे हम वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। अब ये जो बात है कि मैं कह रहा हूँ सिंबल का नाम है, जैसे ये जो है ये डेंसिटी हम कहते हैं ना, ये डेंसिटी है,
तो असल में ये कौन सा सिंबल है? रो, रो कहते हैं, ऐसी स्पेलिंग होगी शायद, मतलब कहते हैं हम इसे रो है, और असल में यह है क्या? डेंसिटी। तो सिंबल एक ग्रीक लेटर्स होते हैं, उनको हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नाम से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट जो है ये है वैक्यूम परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। अब अगर हमने के की वैल्यूम निकालनी है, वो जो एफ के अंदर पुट करने के लिए, फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए, कैसे निकालेंगे? ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। और ये है क्या चीज़? मैंने आपको बताया ये है वैक्यूम परमिटिविटी। अब ये तो दो चार्जेज हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, Q1 Q2। इनकी होगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस करेंगी दरमियान वाले इलाके को और दूसरे के पास जाएंगी। ठीक है, मतलब दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके लगेंगी। अगर ये दोनों सेम चार्जेज होंगी तो आपस में मिल जाती हैं, और अगर डिफरेंट होंगी तो ये रिपेल हो जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से गुजरती हैं, ये जो खाली जगह है। अगर खाली जगह हो, वैक्यूम हो, खाली जगह हो, तो इतना अलाउ करेगी इसको। ठीक है, इतना अलाउ करेगा वैक्यूम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये उसकी वैल्यू है, कितना अलाउ कर रही है। और ये जो एप्सिलॉन आर है, ये तब है कि जो मीडियम आ गया अगर उन दोनों के दरमियान, मतलब पहले वैक्यूम था, समझ लें कि मैंने यहाँ पे उन दो चार्जेस के दरमियान मैंने कोई चीज़ रख दी, जैसे एक मैंने पेपर रख दिया, कागज़ का टुकड़ा, उन दो चार्जेस के दरमियान पेपर रख दी, कोई शीट रख दिया, तो इसको मैंने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी। तो वैक्यूम के रिलेटिव उसकी परमिटिविटी कम हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी वो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो जैसे कंसिडर करो किसी चीज़ के लिए 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना कम होगी रिलेटिवली, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, क्योंकि वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बराबर अलाउ करता है। और ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल चेंज हो रहा है तो ये कितना कितना ज़्यादा वो उसको अलाउ करेगा। ओके, सो हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम वैक्यूम के लिए निकालते हैं कि जब कुछ भी ना होगा, क्योंकि फिजिक्स में पहले शुरू से स्टार्ट करते होते हैं, आइडियल केस को डिस्कस किया जाता है, फिर बाद में एप्लीकेशंस वगैरह को। तो दो चार्जेस अगर बिल्कुल वैक्यूम के दरमियान में उनके वैक्यूम है, तो मुझे बताओ कि जब वैक्यूम होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो ई आर की वैल्यू 1 होगी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वैक्यूम के लिए, ये है वैक्यूम के लिए। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू है, और हमें आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। और या वैक्यूम हो या एयर हो, एयर के अंदर जो ई आर की वैल्यू है ना वो 1 नहीं होती, लेकिन 1.0006 होती है। तो तकरीबन 1 के ही बराबर ले लेते हैं, तो हम इसको 1 ही पुट करते हैं। तो वैक्यूम या एयर, इसके अंदर ई आर की वैल्यू 1 होती है, और फॉर्मूला ये आ जाता है के का, और आंसर 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 आता है। लेकिन इनके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट क्या होंगे, वो देखते हैं, और बाद में हम उसको देखते हैं। वो जो है एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी को लगा के भी देखेंगे। ओके, पहले यूनिट्स को देखते हैं। यूनिट्स, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 आवर आर स्क्वेयर। के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, मीटर स्क्वेयर, इसका कूलम, कूलम स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, ये इसका यूनिट आ गया। अच्छा, आपको फॉर्मूला आता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने इसके यूनिट्स निकालने हैं 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 के आगे जो यूनिट्स हैं वो निकालने हैं, तो क्या होगा, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। ओके, तो इसका 1 का कोई यूनिट होता है, 4 पाई का कोई होता है, नहीं होता, इनका कोई नहीं होता। 1 के है ना, तो के यूनिट्स होंगे वो उल्ट जाएंगे, तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के यूनिट है। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे ना वहां पे, तो ऐसे पुट करेंगे ये
और यहाँ पे था 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे। और ये यूनिट्स उल्ट जाएंगे और ये इनको हल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ऐसे हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं। मैंने यूनिट्स को बाद में एक्सप्लेन किया था कि आसानी हो, पहले हम वैल्यूज को डिस्कस कर लें। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है कि जैसे Q1 Q2 है, पहले जब वैक्यूम था तो K का फॉर्मूला था 1/4πε0। ओके, लेकिन जब मीडियम आ गया तो यहाँ पे ER भी आ जाएगा। यहाँ पे कोई मीडियम आ गया, समझ लो कोई चीज़ सामने रखती, तो जब रखेंगे तो ये जो फैक्टर है ये नीचे आ रहा है, K के वैल्यू के अंदर नीचे आ रहा है, तो मतलब डिवाइड कर रहा है उसको, वैल्यू को तो कम कर रहा है ना, तो K की वैल्यू हो जाएगी कम। ठीक है, तो जो पहले K था उससे जो बाद वाला K है उसकी वैल्यू हो जाएगी कम जब मीडियम आ गया। तो जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी कम होगी, तो फोर्स भी कम हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F = K Q1 Q2 आवर R²। ये है तब फॉर्मूला जब वैक्यूम होगा। और हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 आवर R²। और ये फॉर्मूला जब वैक्यूम होगा। लेकिन जब मीडियम आ जाता है तो इस फॉर्मूले में किस चीज़ की तब्दीली आ जाती है, एक फैक्टर डिवाइड कर देता है वैल्यू को εr, रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। और इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये बाहर निकाल लेता हूँ, ये बाहर निकाल दिया। और ये जो बाकी फॉर्मूला है ये है फोर्स ऑफ वैक्यूम। इन दोनों के रिलेशन फाइंड करें ना, फोर्स ऑफ वैक्यूम और डिवाइडेड बाय εr, ऐसे आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये इससे डिवाइड हो रहा है तब जाके इससे बराबर आ रहा है। या फिर मैं इसको इधर भेज देता हूँ कि मीडियम इससे मल्टीप्लाई हो रहा है फिर जाके वैक्यूम के बराबर आ रहा है, तो वैक्यूम बड़ा है ना इससे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स मीडियम। तो मीडियम के आने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, ये समझ आ गया होगा कि मीडियम का क्या इफेक्ट होता है फोर्स के ऊपर। और अगर मीडियम इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाए, इंसुलेटर का क्या मतलब है, ऐसी चीज जो नो कंडक्शन ना करे, कंडक्शन ना करे, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ना करने दे। तो इंसुलेटर अगर इस्तेमाल किया जाए ना तो उस मीडियम को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, और कूलम्स लॉ और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन में हमेशा इंसुलेटर ही इस्तेमाल होता है। क्यों, इसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर हम कोई कंडक्टर इस्तेमाल कर लें या कोई मेटल, कंडक्टर मेटल, तो उसकी वजह से पता क्या होता है, कंडक्टर के लिए εr यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख लेते हैं। F = 1/4π, ये मीडियम के लिए है क्योंकि आपको पता है अगर हम उन दो चार्जेस के दरमियान एक मेटल या कंडक्टर को रख रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला होगा Q1 Q2 आवर R²। इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ। और जब किसी इक्वेशन के नीचे इन्फिनिटी होती है तो पूरी इक्वेशन वो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाई, तो फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी, तो फोर्स ही 0 हो जाती है। तो दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई मेटल आ जाए तो फोर्स 0 हो जाती है। तो इसलिए हम मेटल इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा एप्लीकेशंस के अंदर इंसुलेटर को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा हमने के फॉर्मूला और यूनिट्स को देख लिया और वैल्यू को देख लिया कि वो कब कम होती है और के की डिपेंडेंस किस पे है। आपको अगर मैं इनके फॉर्मूले दिखाऊं के यहाँ पे देखें, ये है अगर मीडियम होता है तब आता है ये वाला फैक्टर, तो मीडियम पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। पहला है मीडियम। दूसरा यहाँ पे देखो कि अगर मैं आर के यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में पुट करूँ, मिलीमीटर में पुट करूँ, तो फोर्स की वैल्यू के की वैल्यू हो जाएगी डिफरेंट। और अगर मैं इनको माइक्रोकूलम में पुट करूँ तब भी डिफरेंट हो जाएगी। तो यूनिट्स ऑफ
ये इन फैक्टर्स फोर्स डिस्टेंस, मतलब किलो न्यूटन में फोर्स पुट करूँ तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो यूनिट्स ऑफ इन चीज़ों के यूनिट्स और मीडियम पे डिपेंड करती है के की वैल्यू। अब हम देखते हैं नोट्स के अंदर मैंने आपको जो समझाए थे वो टॉपिक्स थोड़े रैंडम हो गए थे काफ़ी सारे, तो उनको मैं एक साथ नोट्स के अंदर मैंने उनको अरेंज कर दिया, तो आपको ना लिखने में आसानी होगी। पहले पहले है इंट्रोडक्शन के कूलम्स लॉ फोर्स को बताता है दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और किसने पेश किया था वगैरह वगैरह। ओके, फिर स्टेटमेंट है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म है वही है, ठीक है। आगे है डेरिवेशन कि consider 2 point charges q1 q2 separated by a distance r, let f be the force of attraction repulsion between them called coulomb force। और ये रिलेशन है जो है, और ये डायग्राम ऐसे बना दें कि हमने कांस्टेंट पुट किया था। अब कूलम कांस्टेंट की बात थी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, और फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला, और परमिटिविटी ऑफ स्पेस थी एप्सिलॉन नॉट। और ये परमिटिविटी होती क्या, ये मैंने लिखी हुई है कि एबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम टू परमिट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट्स अ फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट दैट इंडिकेट्स हाउ इजी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू वैक्यूम, कि वैक्यूम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना ज़्यादा पास करती हैं। और आगे हमने देखा था कि के किस पे डिपेंड करता था, नेचर और मीडियम पे डिपेंड करता था, और इनके यूनिट्स पे डिपेंड करता था। और इसका यूनिट जो मैंने निकाल के दिखाया था कूलम लॉ के फॉर्मूले से, ये वही तरीका है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और ये वैल्यू निकालने का तरीका फॉर्मूला इसे हमने पुट किया था, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये तब है जब वैक्यूम के लिए हमने वैल्यू निकाली थी, और जब कोई मीडियम हो तब ऐसे लिखेंगे कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ कूलम फोर्स वो ये है कि इफ द मीडियम इज एन इंसुलेटर इट इज यूजली रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक, उसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि मेटल इस्तेमाल करेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगी क्योंकि उसका एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी है। वो बुक में तो नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता हो कि यहाँ पे सिर्फ ये क्यों इस्तेमाल किया गया इंसुलेटर। अच्छा, कि इन द इट हैज बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर्ड विद दैट इन फ्री स्पेस बाय अ सर्टेन फैक्टर व्हिच इज द कांस्टेंट फॉर अ गिवन डाइलेक्ट्रिक, कि एक डाइलेक्ट्रिक के लिए जो वैल्यू है कूलम फोर्स की वो कम हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक है कि अगर पेपर होगा तो इतने ही गुना कम होगी, अगर रॉक होगा तो उसके लिए इतने ही गुना कम होगी, एक शीट होगी तो उसके लिए उतनी ही कम। तो स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर किसी की, वो कम होती है वो, और उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थस द कूलम फोर्स जब मीडियम होगा तब ये वाली वैल्यू आ जाती है, एप्सिलॉन आर नीचे आ जाता है क्योंकि वो वैल्यू कम हो रही है। और जब एयर होती है तो ये वाला फॉर्मूला आता है। और मैंने देखा था कि एक के फॉर्मूले के अंदर दूसरे फॉर्मूले को पुट किया था, हम डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि हमें रिलेशन मालूम हो जाए, ठीक है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है किसके बराबर, फोर्स ऑफ एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ मीडियम, और फोर्स ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम या एयर। तो वही वाला हिसाब हो गया कि वैक्यूम वाली फोर्स मीडियम से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे एक जो बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसके यूनिट्स हमें यहाँ से पता लग जाते हैं। एप्सिलॉन आर के यूनिट हैं फोर्स कट गए, तो एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और आप कहेंगे कि इस फॉर्मूले से निकला है तो इस फॉर्मूले से भी निकलेगा, क्योंकि अगर मैं इसके निकालना चाहूँ मैं इसको इधर के को इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट और के यूनिट्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो कैंसिल कर देंगे, इसका यूनिट फिर भी जीरो आएगा। तो एप्सिलॉन आर के कोई यूनिट नहीं होते, ये सिर्फ दो फोर्सेस के दरमियान रिलेशन को बताता है कि वो कितने गुना कम हो रही है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को। वेक्टर फॉर्म से क्या मुराद है, वेक्टर यानी डायरेक्शन, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है ना, तो हम कूलम लॉ के अंदर जो फोर्स है कूलम फोर्स, उसकी हम डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कूलम फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है, कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। ये तो ऑपोजिट चार्जेस के लिए अब मैं बना रहा हूँ, पहले सेम चार्जेस के लिए था कि अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फोर्स है, एक वक्त में दोनों फोर्स लगा रहे हैं। सो समझ लें, ये पहला केस डिस्कस करते हैं। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है r और ये सेम चार्जेस हैं,
और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ये अब ये दोनों हम वेक्टर है ना, वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान फर्क कैसे करें? तो जो Q2 Q1 पे लगा रहा है उस फोर्स को हम कहेंगे 1 2, और जो Q1 Q2 पे लगा रहा है उसे हम कहेंगे 2 1। ये कैसे होता है? ये होता है ऑन और ये होता है बाय। ऑन Q1 बाय Q2, और यहाँ पे ऑन बाय ऑन Q2 बाय 1 Q1। ओके, ये तरीका होता है। ऑन बाय किस पे लग रही है और किसकी तरफ से लग रही है, ये हमने देखना है। सो ये हो गया बेसिक, मैंने आपको डायग्राम बना दी। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए के Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये है मैग्नीट्यूड, यहाँ तक बात डिस्कस हुई थी। आपको पता है कि एक वेक्टर होता है ना, वेक्टर उसकी दो चीज़ें होती हैं। एक वेक्टर समझ लें ए है, एक उसकी मैग्नीट्यूड होगी और उसका एक डायरेक्शन शो करेगा, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बात आपको पता हो। तो सो कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये अभी मैंने रेस कर दी। सो कूलम फोर्स ऐसे होनी चाहिए ना, ये वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन शो करेगा, एक यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड हमें पता थी के Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, दोनों तरफ से लगेगी। सो ये है एक फोर्स, समझ लें ये लग रही है 1 पे बाय 2। ओके, और ये तो बनाना भूल गया, 1 पे बाय 2। यहाँ कुछ चीज़ चेंज होगी? नहीं होगी। हाँ, यूनिट वेक्टर चेंज होगा। यूनिट वेक्टर क्या शो करे? डायरेक्शन को। सो इट इज, ये वाला वो वाला यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है 1 की तरफ, ऑन बाय 1 की तरफ, मतलब बाय 2 से 1 की तरफ। अगर मैं दूसरी फोर्स फाइंड करना चाहूँ, मैग्नीट्यूड तो वही होगी के Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे होगा? 2 की तरफ 1 से, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम अगर डायग्राम की तरफ से देखना चाहें, देखें ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है ऑन 2 बाय 1, और Q2 Q1 पे लगा रहा है ऑन 1 बाय 2। और जो यूनिट वेक्टर है उसको देखें कि 2 की तरफ बाय 1, ठीक है, ये देखिए इधर से इधर आ रहा है, 2 की तरफ बाय 1, और ये वाला ये वेक्टर है 1 की तरफ बाय 2। ओके, तो ऐसे है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो किन की, इन फोर्सेस की। अब देखें ना, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये कौन सा वेक्टर बताएगा? ये वाला वेक्टर। तो इसकी वेक्टर देखें, इसकी डायरेक्शन देखें यहाँ है, और फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे है। ओके, और दूसरे का भी ऐसे हिसाब है। तो यूनिट वेक्टर्स फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब जब आप डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फिर ये समझ आ जाएगा कि असल में है क्या। अच्छा, अब आपने डायग्राम में एक चीज़ देखी है कि जो यूनिट वेक्टर 1 2 है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है जो 2 1 की है। बराबर है मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो है जो यूनिट वेक्टर है उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है, तो बराबर है। यूनिट मतलब एक को कहते हैं ना, लेकिन साइन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस जगह पे R2 1 की जगह मैं R12 लिख सकता हूँ ना, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ऑपोजिट है। लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन डिफरेंट है। लिख देते हैं कि Q1 Q2 आवर्स और माइनस R12। माइनस के साइन को बाहर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है? ये F12 का है, तो आ जाएगा माइनस F12 F21। सो देखें, जो जो कूलम फोर्स है एक म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे लगाते हैं और साइन ऑपोजिट होता है, और दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, साइन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये तो समझ आ गई बात। अब नोट से देखते हैं। When two like charges Q1 and Q2 having a distance r between them, consider हम कर रहे हैं, ठीक है। If we denote the force exerted on Q2 by Q1 as F21 और charge on Q1 due to Q2 और ये वाला force, R21 is the unit vector directed from Q1 to Q2 और R12 is the directed from Q2 to Q1। ओके, इनके फॉर्मूले आ गए।
ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला आ गया। और फिगर के हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हमने इन दोनों को ऑपोजिट को बराबर हैं लेकिन ऑपोजिट हैं, तो हमने एक को उसके अंदर पुट कर दिया एक के अंदर, और हमें ये पता लगा कि दोनों ऑपोजिट हैं और बराबर। टॉपिक के अंदर एक बहुत मज़े का एमसीक्यूज बनता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि समझ लें कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2, एक की वैल्यू है 1 कूलम, एक की वैल्यू है 2 कूलम, तो बताओ इनमें से ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा, यानी F12 ज़्यादा है ऑन 1/2 या फिर F21 ज़्यादा है। आप समझ रहे होंगे कि जिसका चार्ज ज़्यादा वो ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखें तो F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन साइन ऑपोजिट है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले पुट करते हैं, देखें कि Q1 Q2 आवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12। अगर मैं नेगेटिव साइन को ख़त्म कर दूँ तो R21 आ जाएगा। समझ गए? ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन इक्वल हैं। तो मैग्नीट्यूड के अंदर कोई फर्क आ रहा है? यहाँ पे 1 कूलम 2 कूलम पुट करूँगा, यहाँ पे भी 2 कूलम 1 कूलम, बाकी चीज़ें तो बराबर हैं, साइन ऑपोजिट है, बस डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर एक का बढ़ा दो दूसरे का बढ़ा दो तो फोर्स ने बराबर ही रहना है, फोर्स ने चेंज नहीं होना। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं और गाइड के अंदर भी एमसीक्यूज होंगे तो वहाँ से हल करके देख लीजिएगा। आई थिंक आपको कूलम्स लॉ का लेक्चर समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेक्चर को पूरा देखोगे और एक स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।